नमस्कार। एशिया के मैप को खंगालते हुए एक एक कंट्रीज को बड़े ही विस्तार से स्टडी करते हैं। आज का पहला कंट्री है रूस। रूस के बारे में बड़े ही विस्तार से अध्ययन करते हैं। ये पूरा का पूरा जो आप मैप में देख रहे हैं, काला सागर, कैस्पियन सागर और ये बॉर्डर होते हुए ये मंगोलिया, इसके नीचे पूरा चाइना का पार्ट है, इसके नीचे पूरा चाइना है। ये रूस की वाटर बॉडीज जो लगी हुई हैं, ये प्रशांत महासागर इधर आ जाता है। यहां पे ओखोटस्क सागर, कहीं कहीं ओखोटस्क लिखा हुआ है, कहीं कहीं ओखोस्टक लिखा हुआ है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। ओखोटस्क या ओखोस्टक दोनों एक ही चीज है। वो कहीं किसी बुक में कुछ लिखा है, कहीं किसी बुक में कुछ लिखा है, तो ओखोटस्क सागर है। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये है कमचटका प्रायद्वीप। ये रूस का ही भाग है, कमचटका प्रायद्वीप। ये वाटर बॉडीज हैं इसकी। यहां से नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है। नॉर्थ अमेरिका का अलास्का, यूएसए अलास्का का भाग है, जो कभी रसिया का हुआ करता था, रसिया ने इसे यूएसए को दे दिया था। ये यहां से नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है। और ये एशिया का जो पार्ट है, एशिया का पार्ट सिर्फ और सिर्फ इतना है इधर का। ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये यूरोप में आ जाते हैं, जिनके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को छोड़ के ये पूरा का पूरा है कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप इसे बोलते हैं, कोला प्रायद्वीप। अब रूस जो है, रूस एशिया में भी है और यूरोप में भी है। मैंने बताया था पहले ही वीडियो में कि ये यूराल पर्वत की लाइन है, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर। तो ये उसके बाद यहां पे आता है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। तो ये एरिया, ये बॉर्डर लाइन एक इमेजिनरी ड्रॉ की गई, जिसे रूस और यूरोप और एशिया का बॉर्डर माना गया। बट रूस एक ऐसा कंट्री है जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। रूस की राजधानी मॉस्को, ये रूस की कैपिटल है, मैंने यहां पे इंगित किया हुआ है मॉस्को। ये यूरोप में पड़ती है। रूस की राजधानी मॉस्को, ये यूरोप में पड़ती है। मॉस्को कहां है? यहां यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत के इस साइड एशिया, यहां पे यूरोप। तो रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप में है और ये है मस्कावा नदी के तट पे। याद रखेंगे, मैं जो बोल रहा हूं वो नोट करते जाइए। रूस की राजधानी मॉस्को कहां है? मस्कावा नदी के तट पे। और ये पूरा का पूरा रूस, पूरा का पूरा जो रूस है, वो 8 टाइम जोन में डिवाइडेड है। इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है, जो इलाहाबाद में नैनी से होकर जाती थी मानक समय रेखा, फिर अभी मिर्जापुर में शिफ्ट हो गई है, मिर्जापुर से होकर जाती है, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है इंडिया में। वही मानक समय जो उस समय मिर्जापुर में समय होगा, वही पूरे इलाहाबाद में फॉलो हो गया होगा। तो ये रूस इतना बड़ा कंट्री है कि रूस में 8 टाइम जोन डिवाइड किए हैं। यहां का टाइम जोन कुछ और है, यहां के रहने वाले कंट्रीज का रूस, यहां के रहने वाले देशों का, राज्यों का अलग है, यहां का अलग है, यहां रहने वालों का अलग है। टाइम जोन 8 टाइम जोन डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब रूस के चारों तरफ जो वाटर बॉडीज हैं, उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये हम देख रहे हैं, ये काला सागर है। काला सागर से ही लगा हुआ एक अजोब सागर है, काला सागर से लगा हुआ अजोब सागर है। ये है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। आगे बढ़ेंगे, यहां पे कोई वाटर बॉडीज नहीं है, ये चाइना का पार्ट है। मंगोलिया, चाइना और रसिया की सीमा पे एक कंट्री है, मंगोलिया जिसे बोलते हैं। यहां पहुंचते हैं तो ये ओखोस्टक सागर है, यहां पे जापान सागर है, पूरा का पूरा इधर प्रशांत महासागर है। ऊपर आते हैं तो बेरिंग सागर है, चुक्की सागर है। अलास्का और रूस और अलास्का मतलब यूएसए के बीच में, चुक्की सागर और बेरिंग सागर के बीच में एक जलसंधि है, जिसे बोलते हैं यहां पे बेरिंग जलसंधि। यहां पे है बेरिंग जलसंधि। बेरिंग, जैसे ये बेरिंग सागर है तो उसी के नाम पे ये बेरिंग जलसंधि पड़ी हुई है। बेरिंग जलसंधि, चुक्की सागर। इधर आते हैं, ये पूरा का पूरा हुआ आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर में छोटे छोटे कई सागर डिवाइडेड हैं, छोटे छोटे कई सागर हैं। कहीं कहीं पूछ लेता है कि ये सागर आर्कटिक सागर में आता है या नहीं आता, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो आर्कटिक सागर में यहां चुक्की सागर तक हो गया, चुक्की सागर, फिर लेप्टस सागर, कारा सागर,
सफेद सागर, बेरेंट सागर और पूरा का पूरा आर्कटिक सागर। यहां से आते हुए हम अटलांटिक सागर में पहुंच जाते हैं। क्लियर है? और ये यहां से यूरोप का एरिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को छोड़ देते हैं, इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। ये है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर यहां पे है। अब फिनलैंड से इधर को स्टडी करते हैं। तो पूरे के पूरे यूरोप में रसिया सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है ये। इसमें कुछ झीलें हैं, लैगोडा, ओमेगा, इनकी लोकेशंस ध्यान रखेंगे, लैगोडा, ओमेगा, और यह है बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। बैकाल झील, लैगोडा, ओमेगा, 3 मुख्य झीलें हैं जो रसिया में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए पढ़ाते समय बीच बीच में साइड होता रहूंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। मैप है, इसके बारे में मैप से स्टडी करेंगे तो ज्यादा समझ में आता है। देखिए जो नदियां हैं, नदियों के बारे में यहां से स्टडी करते हैं तो डॉन नदी, ये डॉन नदी है। डॉन नदी बड़ा ही कंफ्यूजिंग सवाल कहीं कहीं आ जाता है कि डॉन नदी कहां गिरती है, काला सागर में या अजोब सागर में। तो डॉन नदी जो है वो गिरती है अजोब सागर में, अजोब सागर में। ये हम याद रखेंगे, अजोब सागर और काला सागर, अजोब सागर और काला सागर दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। ये देखिए ये अजोब सागर है छोटा सा, और ये पूरा का पूरा काला सागर। इसके बारे में स्टडी करेंगे। अजोब सागर और काला सागर दोनों आपस में एक जलसंधि द्वारा जुड़ते हैं जिसे केरिज जलसंधि बोलते हैं। इसके बारे में भी जानेंगे विस्तार से, कोई भी चीज टॉपिक छूटेगा नहीं। अजोब सागर, डॉन नदी अजोब सागर में आकर गिरती है। अजोब सागर पर यहां जो आप रेड कलर का देख रहे हैं, ये अजोब सागर में एक बंदरगाह है जिसे बोलते हैं रोस्टोव बंदरगाह। बहुत ही बिजी और बहुत ही फेमस बंदरगाह है रोस्टोव बंदरगाह, यहां पे लिखा हुआ है रोस्टोव बंदरगाह। ये डॉन नदी है, अजोब सागर में आके गिरती है। अब देखिए एरो मार्क लगा हुआ है, जो भी नदियां हैं उसमें एरो मार्क लगा हुआ है, उनकी फ्लो के डायरेक्शन को बताता है। वल्दाई पहाड़ी, यूरोप में पहाड़ी है एक वल्दाई पहाड़ी, जैसे यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत से यूराल नदी निकलती है, यूराल नदी निकलती है और कहां गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। वल्दाई पहाड़ी, जो वल्दाई पहाड़ी है, वल्दाई पहाड़ी से निकलती है वोल्गा नदी, वल्दाई पहाड़ी से निकलती है वोल्गा नदी, और वोल्गा नदी आके गिरती है कैस्पियन सागर में। तो कैस्पियन सागर में 2 नदियां गिरती हैं, कौन कौन सी, यूराल नदी और वोल्गा नदी। वोल्गा नदी निकलती है वल्दाई पहाड़ी से और यूराल नदी निकलती है यूराल पर्वत से। ठीक है, अब देखिए वोल्गा नदी और डॉन नदी दोनों के बीच में एक नहर बनाई गई है, इन दोनों को जोड़ दिया गया है एक नहर के द्वारा। इनको जोड़ दिया गया है जिससे अगर इनमें पानी ज्यादा होता है किसी भी रीजन से तो ये आपस में शेयर करके काला सागर और कैस्पियन सागर में इनका पानी प्रवाहित हो जाएगा। बाढ़ आने की संभावना इनके आसपास की जो कंट्री, जो राज्य हैं उनमें आने की संभावना कम है। ठीक है, अब देखिए रोस्टोव बंदरगाह, रोस्टोव बंदरगाह किसके तट पे है, डॉन नदी के तट पे। कहां पे है, कारा सागर, अजोब सागर में। कारा सागर और अजोब सागर एक ही सागर है, दोनों को एक संधि के द्वारा जोड़ दिया गया है जिसे केरिज जलसंधि बोलते हैं। इसके जलसंधियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिलहाल ये जान लेते हैं रोस्टोव बंदरगाह कहां है, डॉन नदी के तट पे। अब देखिए जो मेन यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत का जो विस्तार है अंटार्कटिक सागर में भी, आर्कटिक सागर में, आर्कटिक सागर में भी आगे बढ़ गया है, जिसे बाद में बोला जाता है नमाया जमेलिया, नमाया जमेलिया। यूराल पर्वत आगे बढ़ा है जिसे बोलते हैं नमाया जमेलिया। क्लियर है? अब देखिए 3 मेन नदियां हैं जो रूस में बहती हैं, कौन कौन सी, ओब, येनिसी और लीना। ओब, येनिसी, लीना, वर्डिंग कंफ्यूज नहीं करना है, यहां पे लिखा हुआ है ओब, येनिसी और लीना। ओब, येनिसी और लीना ये 3 नदियां हैं। ओब नदी जो है चाइना में एक अल्ताई पर्वत है, चाइना में अल्ताई पर्वत से इर्तिस नदी निकलती है और उत्तर की ओर बहती है। ध्यान रखेंगे ये नदियां ओब, येनिसी और लीना, ये तीनों नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और आर्कटिक सागर में, आर्कटिक सागर में जाके गिरती हैं। जो छोटे छोटे सागर हैं जिनका नाम मैंने स्टार्टिंग में बताया, कारा सागर, लेप्टस सागर, चुक्की सागर, यहां सफेद सागर, ये सारे सागर हैं, इनमें इन सागरों में जाके गिरती है आर्कटिक सागर में।
अल्ताई पर्वत से इर्तिश नदी निकली, अल्ताई पर्वत से अल्ताई पर्वत से इल्तिश नदी निकली और उत्तर की ओर प्रवाहित हुई, उत्तर की ओर प्रवाहित हुई। ओब नदी इर्तिश नदी में आके मिली, आगे ओब नदी बन गई। ओब नदी यहां पे जाती हुई कारा सागर में जाके गिर जाती है। क्लियर है? कारा सागर में जाके गिर जाती है। और स्यांग पर्वत जो कि रूस में ही है, स्यांग पर्वत से निकलती है एक शाखा, स्यांग पर्वत से निकली और दूसरी निकली बैकाल झील से। दो शाखाएं आपस में मिली, एनसी नदी बोला गया। ये नदियां ये नदी जो है आगे चल के कारा सागर में ही गिरती है। दो नदियां निकलती हैं, एक स्यांग पर्वत से, दूसरी बैकाल झील से। स्यांग पर्वत और बैकाल झील दोनों से निकल के कंबाइंड हुई और एनसी नदी बन के आगे उत्तर की ओर प्रवाहित हुई, उत्तर की ओर प्रवाहित होकर कारा सागर में गिर जाती है। अब देखिए, येनसी नदी के तट पे दो बंदरगाह हैं, ये रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ है, दो बंदरगाह, इगारका और क्रंसोयास्क। ध्यान रखेंगे इनका नाम, इगारका और क्रंसोयास्क। इगारका और क्रंसोयास्क रूस में दो बंदरगाह हैं जो येनसी नदी के तट पर अवेलेबल है। एनसी नदी के तट पर दो बंदरगाह हैं, कौन कौन से? इगारका और क्रंसोयास्क। ठीक है। और देखिए, मंगोलिया से, ये मंगोलिया है, मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटेर। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटेर। मंगोलिया से एक नदी निकलती है, आमूर नदी, बड़ी फेमस नदी है आमूर नदी। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि रसिया और चाइना के बीच पूरा का पूरा जहां तक बहती है वो बॉर्डर ही शेयर करती है। देखिए, ये इसका पाथ है, आमूर नदी यहां से निकली, ऐसे बहती हुई यहां से आई और ऊपर जाके यहां एक ओखोटस्क सागर है। मैंने स्टार्टिंग बताया ओखोस्टक या ओखोटस्क कह दीजिए, ओखोटस्क सागर में जाके गिर जाती है। अब गिर जाती है आमूर नदी। आमूर नदी कहीं कहीं कंफ्यूज कर देता है, तो आमूर नदी है, आमूर नदी है जो मंगोलिया से निकलती है और रसिया चाइना बॉर्डर पे प्रवाहित होती हुई ओखोस्टक सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, झील के बारे में हो गया, पर्वत हो गए। अब देखिए, सफेद सागर, यमल पर। अब देखिए, ये जो इर्तिश नदी है यहां से निकली अल्ताई पर्वत से, अल्ताईसान पर्वत कह दीजिए, अल्ताई पर्वत कह दीजिए। अल्ताई पर्वत से इर्तिश नदी निकली और ओब नदी से मिलती हुई आगे ओब नदी हो गई। अब इर्तिश नदी जो है, ये इर्तिश नदी है, आर्कटिक सागर का पानी ठंडियों में जम जाता है। जब आर्कटिक सागर का पानी ठंडियों में जम जाता है तो होता क्या है कि पानी जो इधर से फ्लो हो रहा है उत्तर की ओर, वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाता। जब वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाता तो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक हो जाता है तो पीछे की तरफ इसका पानी जो फ्लो हो रहा है वो पीछे की तरफ बहने लगता है। पीछे की तरफ बहने लगता है तो यहां इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में ये पानी फैल जाता है। इस एरिया में जब ये पानी फैल जाता है तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है यहां पे दलदल का निर्माण हो जाता है। यहां क्या होता है? दलदल का निर्माण हो जाता है। पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि वासोगुनिया क्या है, तो ये इसी दलदल का नाम बोला जाता है वासोगुनिया। क्या नाम है? वासोगुनिया। वासोगुनिया का दलदल है। ठीक है, नाम याद रखेंगे, नाम कंफ्यूज नहीं करना। वासोगुनिया का दलदल वो इर्तिश नदी के चारों तरफ जब ये पानी आगे नहीं बढ़ पाता है, यहां बर्फ जम जाती है, तो ये नदी दलदल का निर्माण करती है जिसे वासोगुनिया का दलदल कहते हैं। ये नदी और येनसी नदी दोनों में यही सेम चीज है और यहां पे इस दलदल का निर्माण हो जाता है इन नदियों के आसपास, जिसे वासोगुनिया का दलदल कहते हैं। ये रूस में इर्तिश नदी के तट पर, इर्तिश नदी के साइड में बनता है। क्लियर है? अब देखिए, आमूर नदी के किनारे रूस का सबसे फेमस सिटी व्लादिवोस्तोक। क्या नाम है? व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक ये जलयान निर्माण के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये कहां पे स्थित है? आमूर नदी के तट पर। आमूर नदी के तट पर रूस का सबसे फेमस सिटी, सबसे फेमस औद्योगिक क्षेत्र व्लादिवोस्तोक जो आमूर नदी के तट पर स्थित है, वो है किसके लिए फेमस है? जलयान निर्माण के लिए। औद्योगिक क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताऊंगा, फिलहाल देख लीजिए व्लादिवोस्तोक किस नदी के किनारे है? आमूर नदी के तट पर। अगला देखते हैं, लीना नदी। लीना नदी बैकाल झील के बारे में बता दिया, लैगोडा, ओमेगा और बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील से
जो येनसी नदी है उसकी दो शाखाएं निकलती हैं, एक सियांग नदी सियांग पर्वत से और दूसरी बैकाल झील से। अब बैकाल झील से एक नदी लीना भी निकलती है। लीना नदी जो रूस की सबसे फेमस नदी है तीन, ओब, एनसी और लीना। लीना नदी बैकाल झील से निकलती है और लेप्टस सागर में गिरती है। यह जरूर याद रखना है कि लीना नदी गिरती कहां है, लेप्टस सागर में। है तो पूरा का पूरा आर्कटिक सागर। आर्कटिक सागर में जो छोटे छोटे सागर हैं, लेप्टस सागर, कारा सागर, सफेद सागर, उसमें कहां गिरती है, लेप्टस सागर में गिरती है। लेप्टस सागर में कौन सी नदी गिरती है, लीना नदी गिरती है। और एक चीज ये छूट रहा है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड छोड़ देते हैं, ये तो यूरोप का हो गया। यहां बाल्टिक सागर है, इसके बारे में बाद में स्टडी करेंगे। यहां पे एक रेड कलर का पोर्शन आप देख रहे हैं, ये है मुर्मुस्क बंदरगाह। मुर्मुस्क बंदरगाह, ये बंदरगाह बहुत फेमस है और सबसे ज्यादा फेमस ये इसलिए है क्योंकि यहां पे बर्फ जमने के बाद भी, जब पूरा का पूरा आर्कटिक सागर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद भी ये एक बंदरगाह ऐसा है जो 365 डेज 365 दिन एक्टिवेट रहता है। क्यों एक्टिवेट रहता है? जलधाराओं के बारे में जब पढ़ेंगे तो अच्छे से जानेंगे। जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम की धारा यहां से निकलती है, बाद में जाके नॉर्वेजियन की धारा बनती है जो गर्म है, गर्म जलधारा के प्रवाह से यहां का पानी हमेशा गर्म रहता है, और हमेशा गर्म रहता है तो बर्फ जम नहीं पाती है। बर्फ जम नहीं पाती है तो वो 365 दिन, मतलब साल के पूरे दिन यहां ये बंदरगाह कभी बंद नहीं होता और सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। मुर्मुस्क बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाह है और हमेशा साल भर यहां पे एक्टिविटीज होती रहती हैं। मुर्मुस्क बंदरगाह तो याद रखेंगे, मुर्मुस्क बंदरगाह है कहां पे, कोला प्रायद्वीप में है। कोला प्रायद्वीप में है बैरेंट सागर के पास मुर्मुस्क बंदरगाह रूस का फेमस बंदरगाह है। एक बंदरगाह है रोस्टोव बंदरगाह कहां है, अजोत सागर के पास, या कह दीजिए या काला सागर के पास, कह दीजिए काला सागर के पास या अजोत सागर के पास। अजोत सागर काला सागर अलग अलग नहीं है, अजोत सागर काला सागर एक ही है, दोनों को एक संधि से जोड़ दिया गया है, जल संधि से। ये सारी चीजें क्लियर हुई। अभी डिस्कस करते हैं इनके औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में। देखिए, तो ये जो अभी चित्र है, इसमें हम देखते हैं कि कौन से इसके औद्योगिक क्षेत्र हैं रूस के औद्योगिक क्षेत्र कुछ इंपॉर्टेंट। और ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे, इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद रूस खत्म हो जाएगा, फिर अगले वीडियो में अगला चैप्टर। देखिए, यह है हमारा ट्रांस साइबेरियन रेलवे बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, सबसे फेमस रेलवे ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अब देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे स्टार्ट कहां से हुआ? स्टार्ट हुआ है सेंट पीटर्सबर्ग। ये कोला प्रायद्वीप के इधर का मैंने साफ कर दिया है, जो रूस का पार्ट है वो एग्जैक्टली बना हुआ है सेंट पीटर्सबर्ग। मॉस्को जो रूस की राजधानी है, यहां पे यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, यहां पे है मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को। यह है काला सागर, कैस्पियन सागर, और ये यूराल पर्वत जो मैंने इरेज कर दिया है। ओम्स्क, ये पूछता है, कई बार पूछा गया है, अगर बैक पेपर उठा के देखें स्टेट पीसीएस के या अदर के, तो यूपी पीसीएस में एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2019 की बात है, पिछले साल पूछा गया था कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहां कहां से होकर गुजरता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ओम्स्क सिटी है, नोवोसोबिस्क, क्रंसोयास्क, इरकुट्स्क, उलान उड़े, चीटा, लास्ट में यहां पे आमुन नदी के तट पर व्लादिवोस्टोक। क्लियर है? देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ओम्स्क, नोवोसोबिस्क, क्रंसोयास्क, इरकुट्स्क, उड़ान उड़े, चीटा और व्लादिवोस्टोक। ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का ये पाथ है ना। ये पूछा जाता है कई बार कि ये इनको सीरीज में अरेंज कीजिए, कौन सा पहले पड़ता है, कौन सा बाद में पड़ता है। नोवोसोबिस्क पहले पड़ता है या उड़ान उड़े पहला पड़ता है, चीटा कहां पड़ता है, चीटा पहले पड़ता है बाद इरकुट से या बाद में पड़ता है, ये पूछता है। तो व्लादिवोस्टोक, चीटा, उड़ान उड़े, ये इनका क्रम है, ये क्रम हम याद रखेंगे। ये इसके कुछ जो ये पोर्शन दिखाए गए हैं ग्रीन और रेड में, ये इनके औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनके बारे में भी जानना जरूरी है। मध्य क्षेत्र, वोल्गा क्षेत्र, यूराल क्षेत्र, कुजबास क्षेत्र, बैकाल क्षेत्र, ये इनके औद्योगिक क्षेत्र कई पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं। तो देखिए, मध्य क्षेत्र के बारे में देखते हैं। मध्य क्षेत्र जो है, मध्य क्षेत्र में जो मेन है
मेन औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके बारे में ही देखेंगे। मध्य क्षेत्र में क्या है? मॉस्को। क्या है? मॉस्को किसके लिए फेमस है? स्टील। इवानोवा, इवानोवा टेक्सटाइल के लिए, इवानोवा टेक्सटाइल के लिए फेमस है। इसको, इवानोवा को रूस का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। रूस का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? इवानोवा को। इवानोवा किसके लिए फेमस है? टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है इवानोवा। तीसरा है टुला। टुला किसके लिए? लौह इस्पात के लिए, लौह इस्पात के लिए टुला। ये मध्य क्षेत्र में आता है, मिडिल एरिया में। वोल्गा क्षेत्र में, वोल्गा क्षेत्र में क्या आता है? वोल्गा क्षेत्र में समारा। समारा तेल शोधन राजधानी भी कही जाती है। तेल शोधन कारखाना बहुत ज्यादा है यहां पे। समारा तेल शोधन के लिए, पर्म इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, पर्म कजन पेट्रोकेमिकल्स के लिए, गोरकी वायुयान के लिए। गोरकी जो है किसके लिए फेमस है? वायुयान के लिए। इज्नेवस्क रक्षा उद्योग के लिए। वायुयान निर्माण के लिए गोरकी बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखें। वायुयान निर्माण के लिए, एरोस्पेस के लिए। इज्नेवस्क रक्षा उद्योग के लिए। यूराल क्षेत्र की अगर बात करें, यूराल क्षेत्र जो यूराल पर्वत के आसपास के औद्योगिक क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? चेलियाबिस्क। ये डिफेंस से क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हैवी उद्योग, हैवी कारखाने यहां पे बहुत ज्यादा हैं जो डिफेंस रिलेटेड, हैवी तोप, मिसाइल्स और टैंक ये सब बनाए जाते हैं चेलियाबिस्क में। उफा तेल शोधन कारखाना है, उफा में है तेल शोधन कारखाना। बैकाल क्षेत्र और कुजबास बेसिन, कुजबास बेसिन और बैकाल क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। कुजबास क्षेत्र में क्या क्या आता है? ओम्स्क, यही वाला ओम्स्क है, कुजबास क्षेत्र में के अंदर किया गया है। ओम्स और टोम्स्क। ओम्स एरोस्पेस के लिए, रक्षा उद्योग के लिए, डिफेंस के लिए। डिफेंस के लिए कौन कौन से हो गए? डिफेंस के लिए हो गया टोम्स्क और इधर हो गया वोल्गा क्षेत्र में इज्नेवस्क। जो मेन है उनको याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जैसे ये रूस का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? इवानोवा को। पर्म समारा, पर्म कजन पर्म समारा पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और तेल शोधन के लिए। पर्म कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि पर्म किसके लिए फेमस है? पर्म इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज के लिए रूस में। बैकाल क्षेत्र में कौन कौन से आता है? इरकुट्स्क में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है इरकुट्स्क। और ये भी जो व्लादिवोस्तोक है, व्लादिवोस्तोक किसके लिए है? जलयान निर्माण के लिए। और व्लादिवोस्तोक जो जलयान निर्माण के लिए, ये भी किस क्षेत्र में आता है? अपना बैकाल क्षेत्र में आ जाता है। बैकाल झील के वाले क्षेत्र में दो आते हैं, कौन कौन से? इरकुट्स्क और व्लादिवोस्तोक जलयान निर्माण के लिए। और मेन चीज याद रख लेते हैं, कोयला के क्षेत्र कौन कौन से हैं? कोयला संसाधन जो है वो किसी देश के विकास में बहुत ज्यादा योगदान निभाता है। और ये पाया कहां जाता है? ये ज्यादातर पाया जाता है नदी घाटी बेसिन्स में। जो नदी घाटियों का बेसिन होता है, जितनी नदियां हैं नदी घाटियों के बेसिन में ही पाया जाता है कोयला क्षेत्र ज्यादातर, चाहे वो इंडिया की बात ले लें या अदर कंट्रीज की बात ले लें। तो रूस के कौन कौन से क्षेत्र हैं? रूस के हैं एक चेलियाबिस्क, कुजबास बेसिन और पिछोरा बेसिन। तीन जगह हैं जो कोयला के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कौन कौन से? चेलियाबिस्क, कुजबास बेसिन और पिछोरा बेसिन। ठीक है, ये थे औद्योगिक क्षेत्र। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का फिर से देख लीजिए, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ओम्स, नोवोसिबिर्स्क, क्रंसोयास, इरकुट्स्क उड़ान उड़े, चीटा और लास्ट में व्लादिवोस्तोक। ये दो छूट रहे थे पर्वत श्रेणियां हैं, बर्खोयास्क और कोयमा श्रेणी। बर्खोयास्क और कोयमा श्रेणी। बर्खोयास्क सबसे ठंडा क्षेत्र है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ठंडा क्षेत्र है, यहां पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। बर्खोयास्क, इसको याद रखेंगे, बर्खोयास्क पर्वत श्रेणी है और ये सबसे ठंडा क्षेत्र भी है बर्खोयास्क। ठीक है, बर्खोयास्क और ये कोयमा श्रेणी। ये मैंने बता ही दिया। प्रायद्वीप, कमचटका प्रायद्वीप, ये कमचटका प्रायद्वीप था। तो ये चीजें हो गई रूस के बारे में। रूस के बारे में इससे ज्यादा, इससे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। रूस का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। एशिया को पूरा खत्म करने के बाद ही यूरोप में एंटर करेंगे। अभी चाइना को, जापान को, जितने द्वीपीय वाले एरिया हैं, जापान, सखालीन, ये सखालीन है, जापान, सखालीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। कुछ भी नहीं छूटेगा। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।